नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिंग सिस्टम। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल भागों में विघटित करके रक्त प्रवाह तक पहुंचाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल भागों में विघटित करके रक्त प्रवाह तक पहुंचाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल भागों में तोड़कर रक्त प्रवाह तक पहुंचाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आइए पाचन तंत्र का डायग्राम बनाकर एक एक समझते हैं। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। डायग्राम बनके तैयार हो गया है। आइए, ये हमारा मुख है। क्या है? मुख है। और ये हमारी लार ग्रंथियां हैं। ये हमारी क्या है? लार ग्रंथियां हैं। इन्हें बोलेंगे क्या? लार ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियां लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। और ये है नासिका, इधर भाग है नासिका, इसे बोलेंगे ग्रसनी। ये 2 फेफड़े हैं। क्या हैं? फेफड़े हैं। इन्हें बोलेंगे लंग्स अर्थात फेफड़े। क्या है? फड़े क्या? फेफड़े। फेफड़े हैं। और इसके नीचे एक संरचना पाई जाती है ऐसे, जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। यह फेफड़ों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। इसे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या होता है? फेफड़ों को आधार प्रदान करना। ये हमारा क्या है? लीवर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? लीवर है। ठीक है। और ये हमारा क्या है? आमाशय। क्या है? आमाशय। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट अर्थात आमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या? HCl पाया जाता है। और ये हमारा क्या है? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। और ये हमारा है अग्नाशय। क्या है? पैंक्रियास। अग्नाशय।
और ये हमारा जो है छोटी आंत का ही एक पार्ट है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्यूडिनम और हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। और ये है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत का ही एक भाग है जिसे बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। शेषिका। और ठीक है, ये मलाशय है। जहां पर जल होता है उसे बोलते हैं जलाशय, जहां पर मल होता है उसे क्या बोलते हैं? मलाशय। क्या? मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। ये क्या है? मलाशय है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्या? गुदा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा चित्र बन चुका है। अब पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे ही भोजन मुख भाग में प्रवेश करता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन मुख भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है पाचन, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। आइए मुख में पाचन, क्या बात करेंगे? मुख में पाचन। ठीक है, मुख में पाचन। जैसे ही भोजन मुख भाग में प्रवेश करता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन मुख भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से क्या पाचन शुरू होता है? क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। मुख भाग से ही पाचन शुरू हो जाता है। और कैसे भोजन का पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन शुरू होता है। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन शुरू होता है। क्या होता है? शुरू हो जाता है। और मुख भाग में ही दो प्रकार के लार ग्रंथियों से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। तो मुख भाग में ही दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। दो एंजाइम स्रावित होते हैं जिनका नाम है क्या? एक है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। ठीक है, जैसे ही भोजन मुख भाग में प्रवेश करता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन मुख भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर दो एंजाइम का श्रावण होता है, पहला टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन नामक एंजाइम भोजन को सरल भागों में तोड़ने का काम करता है तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो काम क्या है इसका पहला है काम भोजन को तोड़ना। क्या है? भोजन को सरल बनाना। क्या? को सरल बनाना या तोड़ना। क्या है? सरल बनाना। ठीक है, और यहाँ पर लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को क्या करता है? को नष्ट करता है। ठीक है, तो टाइलिन का काम क्या है? भोजन को सरल भागों में तोड़ना। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। और साथ में जीभ की भी अहम भूमिका होती है। जीभ का काम क्या होता है? भोजन को पलटना होता है। और दांतों का काम क्या होता है? उसको रगड़ना, सरल भागों में तोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद भोजन क्या होता है? यहाँ पर लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। इसके बाद भोजन कहाँ आता है? नासिका में आता है। नासिका के बाद ग्रसनी भाग में आता है। देखा होगा आप, क्या खाना खाते हैं तो क्या आवाज होती है? क्या नहीं? मैंने खाना खाया, एक कौर खाया तो का चला गया, कब से आवाज हुई? तो आवाज नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ग्रसनी में एक गति होती है जिसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। भोजन ऐसे आता है। क्या? जैसे आपने खाना खाया, रिंग के आधार प्रकार रिंग की जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। जैसे हमने खाना खाया
तो आपका भोजन जो है घूमता हुआ आया, इधर से बढ़ा, तो ये भाग इधर पचक गया, इधर फूल गया, फिर इधर पचक गया, फिर इधर फूल गया। इस तरह भोजन कहाँ जाता है? इस तरह भोजन ग्रास नली से होकर कहाँ जाता है? ग्रास नली से जाता है आमाशय में। कहाँ पर जाता है? आमाशय में। आमाशय से मुख्यतः जठर रस का स्रावण होता है। अब हम बोलते हैं, देखो, नासिका और ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आमाशय में। आमाशय में पाचन होता है क्या? अब लिखेंगे आमाशय में पाचन। क्या? आमाशय में पाचन, ठीक है। आमाशय में पाचन क्या होता है? देखो यहाँ पर होता है एक रस का स्रावण होता है जिसे जठरा क्या बोलते हैं? जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। आमाशय को ही बोलते हैं क्या? पेट बोलते हैं। क्या? पेट बोलते हैं। यहाँ पर जठर रस का स्रावण होता है जिसका लगभग 97% भाग क्या होता है? जल होता है। और शेष जो होता है क्या? 1 मिनट, इसको बोलते हैं 97 से 99 है। क्या? लगभग 97 से 99% क्या पाया जाता है? जल। और 1 से 3% क्या पाया जाता है? 1 से 3% में पाए जाते हैं क्रमशः। क्या याद रखिएगा? देखो इसका पीएच मान होता है 1 से 3 के अंतर्गत होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जठर रस में ही क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, स्रावित होता है। और दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम भी, पेप्सिन एंजाइम। और एक और होता है रेनिन, ठीक है। रेनिन, देखिए HCl जो होता है भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का काम करता है। भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। और पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करना होता है। रेनिन का काम क्या होता है? दूध के पाचन में सहायक कौन होता है? दूध के पाचन में सहायक होता है कि पाचन में सहायक कौन होता है? दूध के पाचन में सहायक होता है रेनिन। कौन? रेनिन। यह बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। ये 6 माह तक के बच्चों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और वयस्कों में कम सक्रिय होता है, ठीक है। रेनिन। क्या? रेनिन। और देखिए आमाशय में कौन सी गति होती है पूछा जाता है, तो आमाशय में कैसी गति होती है? आमाशय में गति होती है मंथन गति। कौन सी होती है? मंथन गति। भोजन अर्थात जो भी भोजन आता है यहाँ पर गबड़ा जाता है। क्या? मिक्स किया जाता है, मंथन होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी गति होती है? मंथन होती है। और मंथन के पश्चात जो लुगदी तैयार होती है, मंथन के पश्चात जो लुगदी तैयार होती है, लुगदी क्या तैयार होती है? लुगदी तैयार होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आमाशय में क्या होता है? मंथन गति होती है। मंथन गति के पश्चात जो लुगदी तैयार होती है उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और याद रखिएगा आमाशय से ही क्या होता है? आमाशय से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन जो है आमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से? आमाशय से। किसका? प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन। प्रोटीन युक्त भोजन का प्रारंभ का पाचन होता है। क्या? भोजन का पाचन होता है।
आमाशय में पाचन जठररस का श्रावण होता है। जठररस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, जिसमें 97 से 99% तक जल होता है और 1 से 3% में ये पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और पेप्सिन का एंजाइम स्रावित होता है यहाँ पर, और रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है, जो कि दूध के फाड़ने में प्रयोग किया जाता है। और यह दूध को में पाई जाने वाली, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? याद रखिएगा, दूध में प्रोटीन जो पाई जाती है उसे बोलते हैं केसीन। क्या बोलते हैं? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। उसके पाचन में सहायक कौन होता है? रेनिन। देखा होगा बच्चा जब कभी कभी भोजन दूध को नहीं पचा पाता तो क्या निकालता है? पनीर। क्या निकालता है? पनीर। तो पनीर बनाने के लिए भी क्या? रेनिन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या? रेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आमाशय तक पाचन पढ़ चुके हैं। इसके बाद भोजन जो है, देखिए इसके बाद भोजन कहाँ, देखिए भोजन कहाँ से आया? पहले मुख भाग में आया, मुख भाग के बाद कहाँ पर आया? ग्रसनी में आया, ग्रसनी के बाद कहाँ आया? आमाशय में आया। कहाँ पर आया? आमाशय में आया। आमाशय के बाद आता है कहाँ पर? ग्रहणी भाग में। ग्रहणी भाग जो कि छोटी आंत का ही एक भाग है, ठीक है। क्या है? छोटी आंत का ही एक भाग है। और यहां पर क्या होता है तो लिख देते हैं ग्रहणी भाग। सॉरी, ग्रहणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडिनम। ग्रहणी भाग में ही अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। और देखिए पित्ताशय से पित्त रस का स्रावण होता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पित्त रस का निर्माण कई लोग मार देते हैं क्या? पित्ताशय। पित्ताशय कतई गलत है। क्या? पित्ताशय नहीं होगा, लीवर होगा। क्या होगा? लीवर, अर्थात यकृत। क्या होगा? यकृत होगा। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है और यकृत का वैज्ञानिक नाम होता है हिपैटो। यकृत का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिपैटो है। और इसी से एक बीमारी है जो कि जिसका नाम है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। और यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और यकृत में ही हिपैरिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त की थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है। आइए ग्रहणी का नाम पढ़ रहे हैं ना हम, तो ग्रहणी ड्यूडिनम। ड्यूडिनम पार्ट्स में यहाँ पर पित्तरस का स्रावण होता है। कहाँ पर? तो पित्तरस का स्रावण देखो यहीं पर, ये देखिए पित्तरस का स्रावण यहाँ से यकृत से होकर के यहाँ पर आता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर से अग्नाशयी रस, तो यहाँ पर क्या? अग्नाशय से यहीं पर देखो ग्रहणी भाग में छोड़ा जाता है। कहां से? अग्नाशय से। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस तथा पित्ताशय से पित्ताशयी रस। देखो पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, पित्ताशय में रुकता है, स्टोर होता है, ठीक है। और निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। तो पित्ताशय से पित्ताशय पित्त श्रावण। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है पित्तरस का की प्रकृति कैसी होती है? कैसा होता है पित्तरस? तो पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस भाग में जाकर के भोजन का उदासीन हो जाता है? क्या उदासीन हो जाता है? देखिए पहले पेट में था तो अम्ल मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। यहाँ पर जाके क्षार मिल गया।
अम्ल और क्षार के मिलने से क्या न्यूट्रल हो जाता है, क्या उदासीनीकरण होती है अभिक्रिया, तो यहाँ पर उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है उदासीन, क्षारीय प्रकृति होती है और इसका पित्ताशय, ठीक है, क्षारीय पित्ताशय से पित्तरस, तो पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। यकृत की हम कुछ बातों को याद रखेंगे। यकृत की पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे हम नाखून काटते हैं, नाखून काटने के बाद कुछ दिन बाद फिर से जग जाते हैं, बालों को काटते हैं, काटने के बाद फिर से बढ़ जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या है, पुनरुद्भवन प्रक्रिया है। जैसे लीवर देखिए डैमेज हुआ करता है और ठीक भी हो जाता है, तो ये इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। तो यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसके द्वारा जो है वसा का एमल्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, वसा का एमल्सीकरण किया जाता है। और मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, याद रखना, मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। किसे, लीवर को। तो याद रखिएगा लीवर को। यकृत के बारे में जान लेते हैं। यकृत, तो यकृत को वैज्ञानिक नाम, पहले वैज्ञानिक नाम क्या, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, लीवर का जो वैज्ञानिक नाम है उसे बोलते हैं हिपैटो। क्या है, हिपैटो। जहां भी हिपैटो मिल जाए, मतलब बात किसकी हो रही है, यकृत की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी से बना है एक हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, क्या लॉजी, हिपैटोलॉजी। क्या है, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं, यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। जैसे इसी तरह होता है क्या, हृदय, हृदय को बोलते हैं कार्डियो, और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। जैसे इंसिफ्लो, इंसिफ्लो माने होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इंसिफ्लोलॉजी या न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो हिपैटोलॉजी। और यकृत से ही हिपैरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यकृत में ही हिपैरिन, हिपैरिन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण। और हिपैरिन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको रोक देना। यकृत, ठीक है, हिपैरिन का निर्माण कहां पर होता है, यकृत में होता है। यकृत का दूसरा काम है यूरिया का संश्लेषण करना। यूरिया, यूरिया का, यूरिया का, यूरिया का संश्लेषण करना। देखिए संश्लेषण कैसे करता है, हमारे बॉडी में कुछ समय के लिए, अति अल्प समय के लिए अमोनिया का निर्माण होता है, जो कि अति नुकसानदायक होती है बॉडी के लिए। इसीलिए जैसे ही अमोनिया बनती है वैसे ही लीवर फटाक से इसको परिवर्तित कर देता किसमें, यूरिया में, और भेज देता कहां पर, किडनी में। किडनी में उत्सर्जन तंत्र के जरिए बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये यूरिया का संश्लेषण करता है। और ये काम क्या करता है, वसा का एमल्सीकरण, वसा का एमल्सीकरण, एमल्सीकरण। ठीक है, बस इसमें सर्वाधिक क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्या है, पुनरुद् की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता जान ही गए हो। ठीक है, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सबसे कम मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क एक बार फूट गया ना खोपड़ा, तो भाई साहब दिमाग सटक ली। ठीक है, तो याद रखना मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। और पुनरुद्भवन क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, अधिक पाई जाती है किसमें, अधिक पाई जाती है किसमें, यकृत में। पुनरुद्भवन क्षमता, जैसे आपने नाखून को काटा और बढ़ जाते हैं, बालों को काटा बढ़ गए, और लीवर भी डैमेज होता है और सही भी हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए ग्रहणी भाग में भोजन जो है पूरी तरह से पच चुका होता है। और याद रखना अग्नाशयी रस को बोलते हैं क्या, जो अग्नाशयी रस है, ये अग्नाशयी रस क्या है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो है इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। ठीक है, पूर्ण पाचक रस नोट कीजिए। आगे बढ़े फिर देखिए अभी तक हमने पढ़ा ग्रहणी भाग में। ग्रहणी भाग में अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। अग्नाशयी रस को ही पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। क्या होता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और याद रखना ये भी प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है और प्रोटीन किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। अमीनो अम्ल में कौन टूटता है, प्रोटीन टूटता है। ठीक है, और अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस कहता है। ठीक है, अग्नाशय में देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ज्ञात कर ले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगरहैंस। इन्होंने अग्नाशय के बारे में अध्ययन किया और उसके अंदर देखा कि कुछ द्वीप की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा इन्होंने नाम दिया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिका दी। नंबर 1 अल्फा कोशिकाएं, नंबर 2 बीटा कोशिकाएं, नंबर 3 डेल्टा कोशिकाएं या गामा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाएं याद रखना, बीटा कोशिकाओं से क्या, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, किसका स्रावण होता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो कि क्या है, इंसुलिन जो कि क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स है। इसका स्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं देखी गई। नंबर 1 अल्फा कोशिकाएं, नंबर 2 बीटा कोशिकाएं, नंबर 3 गामा कोशिकाएं या डेल्टा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो कि शरीर में शर्करा की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करता है। कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेस्ट तथा बेंटिक ने। किसने, बेंटिक ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अग्नाशय। अग्नाशय के बाद हम देखिए अब भोजन पूरी तरह से, ग्रहणी भाग तक भोजन पूरी तरह से पच चुका है। अब चाहिए क्या, अब होगा अवशोषण। ठीक है, क्या होगा, अवशोषण होगा। आइए आगे देखते हैं अवशोषण क्या होगा, अवशोषण होगा। इसके बाद देखिए अब जाएगा छोटी आंत में। कहां पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है ड्यूडिनम। क्या होता है, ड्यूडिनम, जिसे बोलते हैं क्या, ग्रहणी। इसी को बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। नंबर 2 होता है जुजुनम। नंबर 3 होता है इलियम। ठीक है, छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम ये पार्ट्स है, जुजनम और इलियम ये इस अंदर वाले भाग में है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं। ड्यूडिनम भाग में भोजन पूरी तरह से क्या होता है, भोजन पूरी तरह से पच चुका होता है। क्या होता है, पच चुका होता है।
है। इसके बाद भोजन क्या होता है, इन दो भागों में क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जितना भी ग्लूकोज है, खनिज है, लवण है और विटामिन है, सभी का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत के जिजुनम और इलियम पार्ट्स में होता है। और जल का भी जितना भी ग्लूकोज है इसका अवशोषित कर लिया जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में। अपन लोग क्या खाने के साथ पानी भी पीते हैं, और पानी कहाँ जाता है और खाना पानी किधर अलग होता है ये भी जान लेते हैं। खाना पानी बिल्कुल यहाँ तक तो साथ होता है, छोटी आंत तक। उसके बाद पानी भी, पानी और साथ में मल के साथ जो भी आवश्यक चीज़ें होती है निकाल के ब्लड में भेज दी जाती हैं। ब्लड के बाद कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंचा दी जाती हैं, जो कि अपनी एनर्जी बना करके कार्य करने की क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद कहाँ आई, ये आया बड़ी आंत में। इसके बाद कहाँ आएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कहाँ आया, बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत में सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है, और जल का अवशोषण करके ब्लड में भेज दिया जाता है। ब्लड की सहायता से कहाँ पहुँचता है, शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचता है। पहुँचने के बाद किडनी में भेजा जाता है, और रक्त नलिका द्वारा जितना भी आवश्यक होता है, जरूरतमंद होता है पानी, उतना रोका जाता है, अन्यथा उत्सर्जन तंत्र के जरिए बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। और बड़ी आंत में सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। क्या, सर्वाधिक मात्रा में जल का अवशोषण क्या होता है, जल का अवशोषण। सर्वाधिक मात्रा में जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भोजन, देखिए ये एक ग्रंथि दिख रही है जिसका बोलते हैं क्रमरूप परिशेषिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका काम होता है, देखिए जब ये एक क्या है, एक परिशेषी अंग के रूप में है। क्या, परिशेषी अंग के रूप में, मतलब ये विलुप्त क्या है इसका उपयोग, जब किसी भी अंग को उपयोग कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इतने समय। ठीक है, क्रमरूप परिशेषिका। क्या, क्रमरूप परिशेषिका का काम होता है, जो कि भोजन आप करते हैं, कच्चा भोजन के पचाने में सहायक कौन होता है, क्रमरूप परिशेषिका। अपन लोग क्या करते हैं, भोजन को पका के खाते हैं, इसलिए हमारी आदत पड़ चुकी है क्या, पक्का भोजन खाने की। अब हम अगर जो खाएंगे कच्चा ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो पूर्वज जब हुआ करते थे, पत्तों मतलब कच्चे साग सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करते थे, और जब उससे भी पहले जब पेड़ों पे रहते थे और छाल खाते थे और पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत करते थे, तब यह क्रमरूप परिशेषिका अधिक क्या थी, सक्रिय थी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में के बाद कहाँ आता है, मलाशय में। मलाशय में कुछ समय रुकने के पश्चात गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, ये है। अब उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक तो जरूर ठोकिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों तक क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।